आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं और उनका उपयोग। चैप्टर हमारा सेकंड है। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस चैप्टर से बनते हैं वो आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है अपना क्लास 11 ESP के नाम से, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको ये जो वीडियो देख रहे हो इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का। वहाँ से आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री में आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा टाइम निकाल के मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँ। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में है सामाजिक समूह, अर्ध समूह, वैधानिक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह। यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अब देखिए, ऐसा होता कहाँ पे? जैसे मान लो आप गए सिनेमा हॉल में मूवी देखने, ठीक है। आप गए सिनेमा हॉल में क्या करने? मूवी देखने। अब मूवी में आप मूवी देखोगे तो एक समय में बहुत सारे लोग आपको सीटों पर बैठे दिखाई देंगे, सभी मूवी देखने आए हैं। तो ऐसी जगह क्या हो गई? यानी ये एक ऐसा जमावड़ा है लोगों का जहाँ पे एक समय में बहुत सारे लोग आए हैं और किसी उद्देश्य से आए हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, यानी उनका कोई आपस में एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं होता। तो ऐसे जमावड़े को हम अर्ध समूह कहते हैं। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो मंदिर में भी बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते हो। आप एग्जाम्पल ले लो बस स्टैंड का। मान लीजिए आप बस स्टैंड पे जाते हैं बस पकड़ने, वहां पे भी कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन वहां पे हम कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? अर्ध समूह कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं? देखिए, समाज में स्तरीकरण हमेशा से होता है, प्राचीन समय से आप पढ़ते हैं, ठीक है। स्तर बना रखे हैं, आर्थिक आर्थिक आधार पे, जाति के आधार पे, कई तरह के आधारों पे स्तर बनाए होते हैं। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। इस चीज को जरूर ध्यान दिया करो कि क्या आपसे पूछा गया है, कौन सी नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इस स्तरीकरण जो है वो काफी पुराना है। यस, बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन समय में भी आपको ऐसे स्तरीकरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ए हमारा सही है। बी को पढ़ते हैं। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। यस, समाज में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। अगला है कि स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे आयु के आधार पे, वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, कई तरह के हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? सही है, बिल्कुल। यानी ए बी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, तो ये आपका गलत है। आप देखोगे, आप चाहे दुनिया का कोई भी समाज देख लो, आपको हर समाज में स्तरीकरण जो है वो मिलेगा, देखने को मिलेगा। यानी सभी जगह स्तरीकरण जो है वो पाया जाता है, बट यहाँ पे दे रखा है नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति के आधार पे स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? अब देखिए, जाति के आधार पे भी समाज में स्तरीकरण होता है, आप अच्छे से जानते हैं। जाति प्रथा हमारे समाज में प्राचीन समय से ही आपको देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं। जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मण ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान और जो शूद्र हैं, ठीक है, उनको काफी नीचा स्थान दिया हुआ है। क्या ये सही है? ये पॉइंट आपका सही है। हालांकि आज के समय में जाति प्रथा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उस लेवल का भेदभाव नहीं है पहले जैसा, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो ये आपका ऑप्शन देखा जाए बिल्कुल सही है। बी को पढ़ो। बी क्या है? बी कहता है कि ये स्तरीकरण अब पूर्णतः बंद है। यस, हमारा संविधान जो है वो भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। उसके आधार पे ये पॉइंट बंद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बी भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसे उसी जाति का संस्तरण प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जाति को नहीं बदला जा सकता। तो ये भी सी भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो डी है, यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। अब आप इसे पढ़िए। देखिए, समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया, ये गलत है।
समाज को 3 नहीं बल्कि 4 वर्ण में विभाजित किया गया। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से समाज जो था वो कितने वर्ण में विभाजित था? 4 वर्ण में। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे? 3 वर्ण। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है, तो आपको डी ही पहचानना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक खुली व्यवस्था है? तो वर्ग जो है, वर्ग ये एक खुली व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है? देखिए, समाज में किसी व्यक्ति का, जो हर व्यक्ति को एक स्थान प्राप्त होता है, स्टेटस होता है हर व्यक्ति का समाज में। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानित होता है तो किसी को कोई बहुत ज्यादा सम्मानित नहीं भी होता है। तो ये जो व्यक्ति की जो समाज में स्थिति होती है, जो स्थान प्राप्त होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिस्थिति बोलते हैं। ठीक है, समाज में परिस्थिति। तो आपको क्या यहाँ पे आंसर करना है? ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा? देखिए, इन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा है। इनके अनुसार एक होती है प्रदत्त स्थिति, ठीक है, एक होती है अर्जित स्थिति। अब प्रदत्त वो होती है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। ठीक है, जन्म पे, जैसे मान लो किसी का अमीर घर में जन्म हुआ है तो वो जाहिर सी बात है, वो उसका बैकग्राउंड अमीर है, वो अमीर ही है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है उसको जन्म के साथ, जाति, ठीक है, धर्म वगैरह ये सब। लेकिन अर्जित वो होती है जो हम खुद से अर्जित करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, बाद में उसने खूब पढ़ाई करी, तो वो पढ़ाई करके शिक्षित हो गया और उसने बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त कर लिया, तो वो उसकी अर्जित हो जाएगी। शिक्षा उसने बहुत ज्यादा प्राप्त कर ली तो वो उसकी अर्जित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है कि निम्न में से कौन सी स्थिति अर्जित परिस्थिति? अब अर्जित का आप आराम से बता दोगे। देखो, शिक्षा है, बिल्कुल। अगला है प्रशिक्षण और व्यवसाय, ये भी है बिल्कुल, क्योंकि आप भाई प्रशिक्षण ले सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपकी अर्जित में आएगी। धन दौलत, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई मान लो किसी व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ, उसके पास पैसा तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बाद में वो अमीर बन गया, यानी कि धन दौलत अर्जित की जा सकती है। तो ये आपका सी भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे डी ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1948 में रामपुरा में जनगणना कार्य किसने किया? ऑप्शन में अगस्ट काम्टे, एम एन श्रीनिवास, एडम स्मिथ और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अपना एम एन श्रीनिवास। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। अब देखो क्या पूछा है, कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में आमने सामने के संबंध। देखिए, प्राथमिक स्थिति में आमने सामने के संबंध होते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, परिवार वगैरह भी प्राथमिक में ही आता है, तो आमने सामने के संबंध होते हैं। समूह की लघुता, या लघु होते हैं समूह, यानी कि छोटे समूह होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। अप्रत्यक्ष संबंध और परिवार, ग्राम मित्र, परिवार जहां पे भी परिवार आ जाए वहां पे आप प्राथमिक कर दोगे आंख बंद करके, तो आपका डी भी सही है, यानी ए, बी और डी आपका सही है। अब सी की बात कर लेते हैं, सी जो है आपका गलत है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ये किसकी विशेषता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष संबंध जो है वो द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक में नहीं आएगा, द्वितीयक में आ जाएगा, तो ये आपको रट लेना है। अगला है कि द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। समूह आकार में बड़े, यस बिल्कुल बड़े होते हैं समूह आकार में। औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध भी होता है इसमें, ठीक है, ये भी सही है। और अप्रत्यक्ष संबंध भी होता है, ये भी सही है। लेकिन व्यक्ति उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति उन्मुख जो होता है वो प्राथमिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो द्वितीयक समूह होता है ये व्यक्ति उन्मुख नहीं बल्कि ये लक्ष्य उन्मुख होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। अगला है कि किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का भेद किया था, यानी इस तरीके से बंटवारा किया था, बांटा था। तो अभी हमने इसका नाम पढ़ा था रॉल्फ लिंटन। अगर आपने क्वेश्चन सेकंड थर्ड में देखा हो तो वहां आई थिंक मैंने ये बताया है आपसे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी? समाज के बारे में तो इन्होंने बताया था कि समाज में वर्ग और संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जहां पे भी आए तो वहां पे क्या होगा? वर्ग और संघर्ष। इन्होंने बताया था कि समाज में 2 समूह होते हैं, एक तो पीड़ित समूह होता है मजदूर वर्ग, और दूसरा पूंजीपति टाइप का अमीर वर्ग, वो उसका शोषण करता है। बहुत बड़ी स्टोरी सी है, तो आपको ये वर्ग और संघर्ष वाली बात बताइए, तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राइमरी कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, परिवार तो बिल्कुल है, पड़ोस भी है हमारा, सगे संबंधी भी आ जाएंगे, यानी ए बी सी हमारे प्राथमिक है। लेकिन जो डी है राजनीतिक दल, ये आपका प्राथमिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपको पहचानना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है? ऑप्शन में है प्राथमिक समूह,
अर्ध समूह, संदर्भ समूह या समवयस्क समूह। देखो समान आयु की बात कर रहे हैं तो समवयस्क समूह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय ये सारे ही द्वितीयक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ज़्यादा एमसीक्यू तो नहीं बनते इस चैप्टर से, बट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट वहाँ से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।